नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरी शोभा। आए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इटली की राजधानी रोम पहुंचे। G20 शिखर सम्मेलन लोक, ग्रह और समृद्धि विषय पर होगा केंद्रित। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुल वॉन डेर लेयन के साथ की बैठक। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री जॉन बारला ने नामसाई जिले में निंगरो में राजकीय माध्यमिक विद्यालय के भवन का किया उद्घाटन। ईटानगर में गुरुवार को संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री बारला ने कहा, अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं का हो रहा विकास। एनडीआरएफ की 12वीं बटालियन ने तवांग में प्राकृतिक आपदाओं पर सामुदायिक जागरूकता, स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम और मॉक ड्रिल के माध्यम से लोगों को आपदा से बचाव के बारे में किया जागरूक। भूकंप पर मॉक ड्रिल में सभी हितधारकों ने लिया हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इटली की राजधानी रोम पहुंच गए हैं। इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्राघी ने श्री मोदी ने कल से शुरू हो रहे 2 दिन के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। शिखर सम्मेलन में G20 सदस्य देशों, यूरोपीय संघ और अन्य आमंत्रित देशों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाग लेंगे। G20 शिखर सम्मेलन लोक, ग्रह और समृद्धि विषय पर केंद्रित होगा। शिखर सम्मेलन में वैश्विक अर्थव्यवस्था, कोविड महामारी से निपटने में स्वास्थ्य सुविधाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, अर्थव्यवस्थाओं की मजबूती, ऊर्जा सतत विकास, खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने जैसे मुद्दों पर प्रमुख रूप से चर्चा होगी। प्रधानमंत्री कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुल वॉन डेर लेयन के साथ बैठक की। बैठक में आर्थिक और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने के तौर तरीकों पर चर्चा हुई। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री जॉन बारला ने आज नामसाई जिले में निंगरो में राजकीय माध्यमिक विद्यालय के भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री चाउना मैन, विधायक चाओ जिग्नू नामचुम और जुम्मो एते देउरी सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद थे। गुरुवार को राज्य सचिवालय ईटानगर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री बारला ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में प्रत्येक व्यक्ति तक केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए जन जागरूकता पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के लिए स्कॉलरशिप के अलावा आवासीय विद्यालय, छात्रावास, कोचिंग सेंटर्स, अस्पताल सहित विभिन्न सुविधाओं के विस्तार में भी मंत्रालय सहायता कर रहा है। तो ये पढ़ो परदेश एक ऐसा योजना है कि वो स्टूडेंट का हम केंद्र सरकार से सब्सिडी देके हम लोग विदेश भी हम लोग पढ़ा लिखाने भेज सकते हैं। और बहुत सारा योजना है, तो मैंने बुक्स भी दिया। इस बुक्स के अंदर में जाइए, आप लोग देखिए, समझिए। जो बच्चे पूरा पढ़ नहीं पाए उसके लिए ट्रेनिंग सेंटर, सीखो कमाओ, नई मंजिल, ऐसे बहुत सारा योजना है। हेल्थ सेंटर भी हम खोल सकते हैं और रेसिडेंट स्कूल भी खोल सकते हैं। महिला के लिए ट्रेनिंग कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं। बहुत सारा है इसमें, लेकिन स्टेट से जाना होगा। इसीलिए स्टेट को अवेयरनेस के लिए मैं आया और आप सबसे विनती है, इस मंत्रालय का जो भी स्कीम है मैं आपको भी मेरा मंत्रालय का बुक्स दूंगा और आपका भी दायित्व है, काइंडली लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा भारत सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, नीचे तक, देहात तक, और यहाँ का ट्राइबल 100% है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन और विश्व स्वास्थ्य संगठन के भारतीय कार्यालय के सहयोग से फ्रंटलाइन पब्लिक हेल्थ
प्रोफेशनल्स के साथ के लिए महामारी नियंत्रण प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। लर्निंग बाय डूइंग फॉर फोकस करते हुए 3 महीने का प्रशिक्षण कार्यक्रम आज से 3 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम नाहरलगुन में शुरू हुआ। इसमें राज्य के 13 जिलों अंजाव, चांगलांग, दिबांग वैली, ईस्ट सियांग, ईटानगर कैपिटल रीजन, लोहित, लोंगडिंग, लोअर दिबांग वैली, नामसाई, अपर सुबनसिरी, सियांग, तिराप और अपर सियांग जिले के महामारी विशेषज्ञों और जिला सर्विलेंस अधिकारियों ने हिस्सा लिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में अरुणाचल प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव शरद चौहान, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के निदेशक डॉक्टर सुजीत कुमार सिंह, सलाहकार डॉक्टर सुधीर कुमार जैन सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। फोकल आउटब्रेक है वो पता लगाने में सक्षम होती है। स्टेट्स को खुद को पता चलता है जो IDSP नेटवर्क में रिपोर्टिंग करते हैं, और जिस भी तरह की बीमारी हो, डायरिया हो, डेंगू हो, किसी तरह का फोकल आउटब्रेक, और अभी तो जैसे हमारी अब महामारी कोविड-19 पैंडेमिक चल ही रहा है, पर और भी जितनी बीमारियां होती हैं अगर उसका आउटब्रेक होता है तो वो कहाँ पे हुआ है ये तुरंत पता लगता है, और फिर उसके हिसाब से जो पब्लिक हेल्थ रिस्पांस है, जो इन्वेस्टिगेशंस हैं किस कारण से हुआ है और उसमें किस तरह का पब्लिक हेल्थ रिस्पांस करना है उस पर्टिकुलर डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए ये एक कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस बनता है। Actually, we had identified a piece of land near our new upcoming Holangi airport for establishing a NCDC center in the state of Arunachal Pradesh. However, to operationalize the center swifter, we are going to now allocate some space in our TRIMS medical college so that the lab can be set up. But an NCDC center is not merely a lab, it will also deal with other aspects of diseases control. राष्ट्रीय आपदा मोचक बल NDRF की 12वीं बटालियन ने समुद्र तल से 3000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर तवांग में प्राकृतिक आपदाओं पर सामुदायिक जागरूकता, स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम और मॉक ड्रिल के माध्यम से लोगों को आपदा से बचाव के बारे में जागरूक किया। गत 18 अक्टूबर से शुरू 11 दिवसीय कार्यक्रम के तहत आज तवांग में भूकंप पर मॉक ड्रिल के माध्यम से आपदा प्रबंधन की तैयारियों और स्थानीय लोगों को भूकंप की स्थिति में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जागरूक किया गया। इसमें राज्य सरकार के संबंधित विभागों ने NDRF के साथ हिस्सा लिया। NDRF की 12वीं बटालियन के डिप्यूटी कमांडेंट ब्रिजेश उपाध्याय ने तवांग में चल रहे आपदा जागरूकता कार्यक्रम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। NDMA के दिशा निर्देश के हिसाब से देश के सभी जिलों में विभिन्न डिजास्टर से रिलेटेड मॉक एक्सरसाइज होने थे। उसी के तहत आज हमने तवांग डिस्ट्रिक्ट में अर्थक्वेक पे मॉक ड्रिल किया है, और इस मॉक ड्रिल को करने से पहले कल हमने DC ऑफिस में ADC साहब के अध्यक्षता में एक टेबल टॉप एक्सरसाइज किया था, और उसमें हमने तवांग मोनेस्ट्री को इंसिडेंट साइट सेलेक्ट किया था। तो आज हमने उसी सिनेरियो पे एक्चुअल मॉक ड्रिल किया है, और डिस्ट्रिक्ट के सभी स्टेक होल्डर और हमारे आर्मी, NDRF, SDRF और विभिन्न जितने भी स्टेक होल्डर डिस्ट्रिक्ट के थे वो सभी ने आज एक कोऑर्डिनेटेड वे में मॉक एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा BJYM के अरुणाचल प्रदेश राज्य कार्यकारिणी की बैठक आज ईटानगर में हुई। इस बैठक को संबोधित करते हुए राज्य के खेल और युवा मामलों के मंत्री मामा नातुंग ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार युवाओं के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से युवाओं के उत्थान के लिए सरकार की योजनाओं के बारे में उन्हें जागरूक करने और योजना का लाभ दिलाने में सहयोग करने का आह्वान किया। इस बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष BOराम वाघे, कई विधायक और पदाधिकारी मौजूद थे। भारत ऐसा देश है, युवा देश है, और भारत का युवा का जो कमिटमेंट है वो जरूर करते हैं और पहले से करते आए। अरुणाचल प्रदेश is a young state and we are very lucky we have the youngest chief minister in our country. किस डेवलपमेंट को, किस प्रकार से डेवलपमेंट, प्रदेश का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो आप सबसे, हम सबसे इस प्रदेश
किसी से छुपा हुआ नहीं। लोगों तक जो लोग लाइन में सबसे लास्ट पे खड़े हैं उन तक सरकार का पॉलिसी, सरकार का स्कीम, सरकार से जो मिलना है उन तक मिलना चाहिए। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए शक्तिकांत दास को अगले 3 साल के लिए फिर से आरबीआई गवर्नर नियुक्त किया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने गुरुवार देर रात इस फैसले को मंजूरी दी। शक्तिकांत दास पहले केंद्रीय वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव थे और उन्हें 11 दिसंबर 2018 को 3 साल की अवधि के लिए सेंट्रल बैंक आरबीआई के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। शक्तिकांत दास को शासन के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक अनुभव है और उन्होंने फाइनेंस, टैक्स, इंडस्ट्रीज आदि के क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकारों में महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में अपने लंबे कार्यकाल के दौरान वह सीधे तौर पर 8 केंद्रीय बजट तैयार करने में जुड़े रहे हैं। राज्य के सेवानिवृत्त शिक्षा अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता तापी गांव ने ईस्ट सियांग जिले के रुकसिन में 2 दिन का निःशुल्क नेत्र जांच और ऑपरेशन शिविर लगाया गया। डिब्रूगढ़ के लायान के सहरिया नेत्र अस्पताल के सहयोग से आयोजित इस नेत्र जांच शिविर में 433 रोगियों का इलाज किया गया और 84 रोगियों की नेत्र का ऑपरेशन किया गया। होने का बाद में समाज कल्याण के लिए काम हो रहा है और मोदी जी का जो फ्लेक्सिंग स्कीम टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ आगे भी पैसा प्रोग्राम है। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफर में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी कमला देवी चट्टोपाध्याय के बारे में। गांधीवादी आदर्शों और अहिंसा से अत्यधिक प्रेरित कमला देवी गांधीवादी संगठन सेवा दल में शामिल हो गईं। उन्होंने कांग्रेस के सदस्य के रूप में राष्ट्रवादी संघर्ष में नाम लिखाया। कमला देवी पर नमक कानून के उल्लंघन के आरोप लगाए गए और जेल भेज दिया गया। कमला देवी ने तब राष्ट्र का ध्यान आकर्षित किया जब कांग्रेस के ध्वज पर हाथापाई के दौरान उन्होंने झंडे को कसकर पकड़े रखा। इसके साथ ही वो भारत के बाहर भी राजनीति संपर्क बना रही थी। कमला देवी 1936 में ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्ष बनी। वे महान लेखिका भी थी, जिसकी शुरुआत 1929 में भारत में महिलाओं के अधिकारों पर लेखों के माध्यम से हुई थी। उनकी आखिरी पुस्तक स्वाधीनता के लिए भारतीय महिलाओं की जंग 1982 में प्रकाशित हुई थी। कमला देवी को भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा को पुनर्जीवित करने का श्रेय भी जाता है। उन्होंने हस्तशिल्प और सहकारी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कमला देवी को हथकरघा मां के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने नाटक, कला, थिएटर, संगीत और कठपुतली को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक राष्ट्रीय संस्थानों को बढ़ावा दिया। कमला देवी ने 1944 में इंडियन नेशनल थिएटर की स्थापना की, जिसे आज राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के नाम से जाना जाता है। उन्हें 1955 में पद्म भूषण और 1987 में पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सूचना और प्रसारण मंत्रालय आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट। भारत का सबसे बड़ा और विश्व का सबसे पुराना फिल्म उत्सव इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया फिल्म निर्माण के क्षेत्र में युवाओं को अपनी रचनात्मकता दिखाने का सुनहरा अवसर लेकर आया है। आजादी के 75 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत आवेदक को 8 में से किसी एक श्रेणी में कम से कम 2 लघु फिल्मों, ऑडियो फीचर और गैर फीचर में अपने कौशल का प्रदर्शन किया हो उन फिल्मों को भेजना है, जिसमें निर्देशन, संपादन, छायांकन, साउंड रिकॉर्डिंग, अभिनय, पार्श्व गायन, प्रोडक्शन डिजाइन, पटकथा लेखन ये श्रेणियां हैं। आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। भेजी गई वीडियो, ऑडियो या प्रतिनिधित्वात्मक कार्य की अवधि
5 मिनट से कम और क्रेडिट सहित 10 मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिए। फिल्में अपनी मूल भाषा में हो सकती हैं, लेकिन अंग्रेजी में सबटाइटल होना चाहिए। उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त फिल्में 1 अक्टूबर 2021 को 3 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। उम्मीदवार की आयु 1 अक्टूबर 2021 को 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। उम्मीदवार अपने भरे हुए और स्कैन किए हुए आवेदन india75.iffi@gmail.com पर भेज सकते हैं। इच्छुक आवेदक www.dff.gov.in और www.iffigoa.org वेबसाइट से आवेदन प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक आवेदन में अभ्यर्थी को कौशल को प्रमाणित करने के लिए फिल्म के लिंक दिए जाने जरूरी हैं। सरकार द्वारा अधिकृत पहचान पत्र और पते का प्रमाण, स्वयं हस्ताक्षरित घोषणा पत्र, अनुशंसा पत्र, 5 मिनट की शो रील देना जरूरी है। किसी भी जानकारी के लिए आवेदक india75.iffi@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। चयन समिति में प्रख्यात फिल्म पेशेवर जूरी सदस्यों के रूप में शामिल होंगे। समिति सभी आवेदनों में से 150 आवेदकों का चयन करेगी और उसके बाद 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो को चुना जाएगा। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।